स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, इससे लास्ट वीडियो में हमने टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था और स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर ओवरलैपिंग का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो बेटा, वैसे तो ये केमिकल बॉन्डिंग है, बट केमिकल बॉन्डिंग के लिए मैंने कहा था ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि आपके 11th और 12th के दोनों टॉपिकों को कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि 11th का पोर्शन है बेटा, इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जो 12th के भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। आज की क्लास में हम जितना भी पोर्शन पढ़ेंगे सब वो 12th के अंदर है। तो देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ओवरलैपिंग। से पहले मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर स्मॉलर इन साइज होगा तो बेटर ओवरलैपिंग होगी, लार्जर इन साइज होगा तो बेटा आपकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर एटम और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर स्मॉलर है तो आपकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी। तो इसके लिए एक पॉइंट लिख देता हूं मैं पहले, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड साइज ऑफ एटम्स स्मॉलर। तो बेटा ऐसी कंडीशन पर ओवरलैपिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, इफेक्टिव होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और साइज ऑफ एटम अगर स्मॉलर होगा तो ओवरलैपिंग हमेशा इफेक्टिव होगी। चलो, इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 जो कि आपके 12th क्लास के अंदर है, जहां से मेरा पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन N2 इज एग्जिस्ट इन गैसेज फॉर्म। अर्थात N2 जो होता है, मतलब नाइट्रोजन जो होता है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस पर एट रूम टेम्परेचर पर बट फास्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट इन P2 फॉर्म। ध्यान रखना बेटा, मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिएगा आप लोग, कि नाइट्रोजन जो होता है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट फास्फोरस जो होता है वो P2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। कहां पर? एट रूम टेम्परेचर पर। अर्थात फास्फोरस P2 की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, जबकि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर होता है। इसका रीजन क्या है? तो जरा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग। नाइट्रोजन है, आपको पता है नाइट्रोजन के इस वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस वाले सेल में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। अगेन एक और नाइट्रोजन होगा, 2 नाइट्रोजन एटम है, इसके अंदर वही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अंदर आपके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप देखो, यहाँ पर इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी बेटा? यहाँ से इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो पहला बॉन्ड आपका ये बनेगा। तो ये आपका पहला बॉन्ड बन गया जो कि सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा? 2p वाला। अब आपको पता है फर्स्ट सिग्मा के बाद में जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। अब आपके आगे के जो बॉन्ड बनेंगे बेटा, ये आपके क्या हो जाएंगे? 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि 2p है। अर्थात 2py है। तो बताओ, यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर मैं बात करूं तो क्या आ रहा है? 1 सिग्मा और कितने पाई है बेटा? 2 पाई है। इसका मतलब नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसके अंदर आपका 1 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या हुआ बेटा? एक लॉन पेयर भी है। इसके ऊपर एक क्या है बेटा? आपका लॉन पेयर भी है। अब अगर हम यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर डायग्राम अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो मैं इसका स्ट्रक्चर डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देखिएगा, ये आपका p ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, क्योंकि p 3 होते हैं, pxy pz। सेकेंड, ये फर्स्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, सेकेंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे, उसके अंदर एक ओवरलैपिंग तो ऐसी होगी, ये फर्स्ट ओवरलैपिंग हो गई और इस फर्स्ट ओवरलैपिंग के बाद यहाँ से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड ओवरलैपिंग और थर्ड ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो सेकेंड ओवरलैपिंग से यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन गया। थर्ड ओवरलैपिंग होगी, अगेन यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये बेटा आपके नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपका ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? 2p और 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर ये 2p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिखा था कि नाइट्रोजन गैस होती है, इसका रीजन क्या है? तो बेटा इसका रीजन है, इसके अंदर वीक वांडरवाल अट्रैक्शन होता है।
वीक वांडर वाल्स फोर्स प्रेजेंट, अर्थात नाइट्रोजन के अंदर वीक वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है बेटा, और वीक वांडरवाल फोर्स होने की वजह से नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होती है। आगे बात करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर से मतलब क्या है सुन लीजिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा 3। आगे बात करूं मैं इसकी एरोमेटिसिटी, एटोमेटिसिटी सॉरी, इसकी एटोमेटिसिटी देखो, तो इसकी एटोमेटिसिटी कितनी होगी। तो बताओ नाइट्रोजन के फॉर्म में कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है 2, तो बेटा इसकी एटोमेटिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी के साथ आपका ये नाइट्रोजन का पोर्शन हो गया। अब हम यहाँ से फास्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से फास्फोरस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेम वही डिट्टो वापस, तो हम फास्फोरस ले रहे हैं, तो ये फास्फोरस है बेटा, इसके फास्फोरस के भी एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पी है, इसके अंदर भी आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, बट आपका ये 3s और 3p है, ध्यान दें। सेकेंड फास्फोरस मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर भी यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। यहाँ से बेटा वही शेयरिंग ओवरलैपिंग होगी। पहला बॉन्ड कौन सा होगा सिग्मा, अर्थात यहाँ पर आपके पास 3p सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो कोई सा भी हो सकता है XYZ में से। उसके बाद में अब यहाँ से सेकंड जो 2 होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर 2 पाई बनेंगे, और वो जो 2 पाई है वो भी 3 पाई 3p पाई होंगे बेटा। अब आपको पता है बेटा 3p पाई का जो है वो लार्ज इन साइज है, इसलिए बेटा यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसका रीजन सुन लीजिएगा, ड्यू टू लार्जर इन साइज, बेटा लार्जर इन साइज होने की वजह से यहाँ पर लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, या हम ऐसे कह दें कि यहाँ पर बनने वाला वीक पाई बॉन्ड हो रहा है। तो वीक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए नो ओवरलैपिंग, इसलिए बेटा यहाँ पर आपका ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। और आपको पता है अगर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर पी ट्रिपल बॉन्ड पी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात वो आपके ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बताओ फास्फोरस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होता, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन है बेटा कि फास्फोरस का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से बेटा यहाँ पर लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, जिसके वाया वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर आपके ओवरलैपिंग नहीं होती, और ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से हम बोलेंगे कि फास्फोरस जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर बताओ फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा फास्फोरस जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा, एंड फास्फोरस डज एग्जिस्ट विद सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान रखना फास्फोरस हमेशा सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करता है, वो डबल बॉन्ड के साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्या स्ट्रक्चर होता है फास्फोरस का, तो मैं यहाँ से फास्फोरस का स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ आपको। बेटा फास्फोरस जो होता है वो P4 की फॉर्म में होगा और टेट्राहेड्रल की तरह। तो ये आपका P4 फॉर्म हो गया, जिसके अंदर ये हो गया, और ये बॉन्ड एंगल आपका कितना हो गया बेटा 60 डिग्री का हो गया। आप देखो यहाँ पर हर फास्फोरस जो है इसके साथ यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, और यहाँ पर भी लोन पेयर है, और हर फास्फोरस के साथ लोन पेयर है, और एक फास्फोरस पे कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, और यहाँ भी सिग्मा, तो एक फास्फोरस पर 3 सिग्मा और आपका एक लोन पेयर है। अब इसके बारे में हम कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ से। तो इसके की पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो मेरा की पॉइंट है, यहाँ पर टोटल 6 PP सिग्मा बॉन्ड है बेटा, टोटल फास्फोरस के बाद में 6 सिग्मा बॉन्ड है। नंबर 2, अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल बिटवीन फास्फोरस इक्वल टू 60। आप देखो फास्फोरस के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। फास्फोरस अर्थात ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है बेटा 60 डिग्री का है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देखो बेटा यहाँ पर एंगल 60 की होने की वजह से ये हाईली टेंशन मॉलिक्यूल है,
हाईली टेंशन मॉलिक्यूल है बेटा। ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाला मॉलिक्यूल है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ बहुत कम, मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत कम है। तो हाईली टेंशन मॉलिक्यूल ड्यू टू स्मॉलर एंगल, बेटा इसका एंगल जो है वो स्मॉल होने की वजह से एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए हाईली टेंशन मॉलिक्यूल है। और हाईली टेंशन होने की वजह से बेटा लेस स्टेबल है। बेटा ये आपका लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है तो लेस स्टेबल होने के साथ साथ क्या होगा बेटा, मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल भी है, अर्थात इसकी रिएक्टिविटी जो होती है बेटा वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो ये कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, P4 में। तो बताओ इसकी एटोमेटिसिटी कितनी हो जाएगी? तो बेटा इसकी अगर मैं एटोमेसिटी की बात करूँ तो इसकी एटोमेटिसिटी कितनी हो जाएगी, 4। और अगर मैं यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो बेटा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये जो फास्फोरस का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके कंक्लूजन और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से भी हमने जो डिस्कस किया उससे मेरे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है, तो देखिएगा। अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन की बात करूँ तो बेटा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक आ रहा है फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड फास्फोरस, हालांकि तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा, फास्फोरस का, तो ये हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा तो बेटा इसके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी इससे ज़्यादा होगा क्योंकि स्मॉलर इन साइज है। अब डिस्कस करेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन N4, अर्थात नाइट्रोजन कभी भी N4 नहीं बनाता, बट फास्फोरस एग्जिस्ट इन P4 सॉलिड वाई, जबकि फास्फोरस जो होता है बेटा वो P4 की फॉर्म में सॉलिड में रहता है। ऐसा क्यों? तो जरा देखिएगा, इसके लिए भी हम यहाँ से अब P4 और N4 बनाएंगे। आपको पता है अगर नाइट्रोजन N4 में होगा तो सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर और ये बॉन्ड बना दिया। ऐसे ही फास्फोरस है, ये फास्फोरस है लोन पेयर और ये बॉन्ड बना दिया मैंने। अब आप देखो मैं यहाँ से कंपेयर करूंगा सबसे पहले किसके लिए, बॉन्ड लेंथ के लिए। तो बताइएगा इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन साइज, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और आपको पता है थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं बेटा उनका साइज सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होता है। अब बारी आती है किसकी बेटा, बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड एनर्जी। आप देखो पहले बॉन्ड लेंथ भी इसका ज्यादा था, बट बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा थी। आपकी बार बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो बेटा आपकी बार बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस वाले की ज्यादा है, नाइट्रोजन वाले की कम है। ऐसा क्यों? जबकि आप देखो ऊपर नाइट्रोजन वाले की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? तो इसके लिए मैं एक पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले पॉइंट क्या सुन लेना बेटा, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन कंसीडर ओनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ध्यान रखना बेटा, लोन पे रिपल्सन केवल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट पे कंसीडर होता है, और वो भी किसके साथ, विद सिंगल बॉन्ड के साथ, नॉट कंसीडर मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान रखना बेटा, अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड है, अगर कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड है तो बेटा हम वहां पर कभी भी लोन पेयर को रिपल्सन को कंसीडर नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले से आप समझिएगा क्या पॉइंट है। आप देखिएगा बेटा, अगर लोन पे रिपल्सन आप कहीं भी कंसीडर कर रहे हो तो वो केवल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट पर ही अप्लाई होगा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट का साइज सेकेंड के कंपेयर में ज्यादा होता है। दूसरा, और लोन पे रिपल्सन भी केवल सिंगल बॉन्डेड एटम पर होगा, डबल बॉन्डेड या मल्टीपल बॉन्डेड पर नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? तो जरा मैं इसका रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देखिएगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड एनर्जी मैंने इसका ज्यादा बताया, इसका कम बताया। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो नाइट्रोजन, जब चार नाइट्रोजन जुड़ेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे लोन पेयर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा,
उनके जो लोन पेयर है उन लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जबकि आपको पता है बेटा यहाँ पे नो रिपल्सन, अर्थात यहाँ पर कोई भी रिपल्सन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, तो इसके रीजन के बारे में अब यहाँ से हम स्टडी करेंगे। जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये लोन पे रिपल्सन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू स्मॉलर साइज। किसकी वजह से हो रहा है बेटा, स्मॉलर साइज की वजह से हो रहा है। चलो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर आपने ट्रिपल बॉन्ड पे ये रूल क्यों नहीं लगाया और सिंगल बॉन्ड पे क्यों लगाया। तो आप जरा देखो, अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में होगा तो बेटा उसके पास एक लोन पेयर ऐसे होगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और जब यही नाइट्रोजन आपके सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, लोन पेयर ये होगा, तो बेटा ये आपका sp3 होगा। अब अगर मैं यहाँ से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ सिंगल बॉन्ड पे, तो ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ये लोन पेयर है बेटा। आप देखो बेटा यहाँ पर ये लोन पेयर है, इधर आपका बॉन्ड पेयर है, इधर बॉन्ड पेयर है, इधर बॉन्ड पेयर है। तो बेटा इस लोन पेयर को यहाँ पर आपको स्पेस जो है, अर्थात इस लोन पेयर को फैलने के लिए यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस नहीं मिलेगा। क्यों, उसका रीजन देखो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें से 3 आपके बॉन्ड पेयर है और एक आपका लोन पेयर है। जबकि अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पर आपके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर आपके पास ओनली कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें से एक बॉन्ड पेयर है और एक आपका लोन पेयर है। तो बेटा यहाँ पर केवल मुझे 2 बॉन्ड बनाने हैं, वहां पर 4 बॉन्ड बनाने हैं, अर्थात वहां पर 4 को रखना है, यहाँ पर 2 को रखना है। तो बेटा जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन पे मैं रखूंगा तो ये लोन पेयर ऐसे रह जाएगा और आपका ये जो बॉन्ड है वो ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो रिपल्सन कम होगा, जबकि वहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा। कहने का क्या मतलब है, दोबारा समझना बेटा। जब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा तो इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जिसमें से आपके 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है। तो मुझे एक स्पेस पर 4 बॉन्ड बनाने हैं। आप बताओ, अगर एक स्पेस पे 4 बॉन्ड बनाऊंगा तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। जबकि नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है तो बेटा वहां पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इसमें एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। तो बेटा यहाँ पर स्पेस वही है, स्पेस दोनों में बराबर है। यहाँ पर जहाँ जो स्पेस था उसमें 4 को रखना है, यहाँ पर उसी स्पेस में 2 को रखना है। तो बताओ कहाँ पर ज्यादा रिपल्सन होगा, 4 वाले में ज्यादा रिपल्सन होगा। वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करके इसको बेहतर तरीके से समझा दूं। जैसे मान लीजिएगा ये कोई आपके पास स्पेस है, इसमें आपको 4 आदमियों को बिठाना है और यही स्पेस है, अब इसके अंदर आपको 2 को बिठाना है। बताओ जब 4 को बिठाओगे तब ज्यादा रिपल्सन होगा या 2 को बिठाओगे जब ज्यादा रिपल्सन होगा। तो बेटा जब इसके अंदर 4 बैठेंगे तब रिपल्सन ज्यादा होगा और जब 2 बैठेंगे तब रिपल्सन कम होगा। इसलिए ध्यान रखना कि आपका लोन पे रिपल्सन जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट पर और केवल सिंगल बॉन्ड पे कंसिडर होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पे कंसिडर नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगा, आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर्स कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर कम होते चले जाएंगे, रिपल्सन भी क्या होता चला जाएगा बेटा, कम होता चला जाएगा। और ध्यान रखना बेटा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला पेयर है, इस पेयर को हम बोलते हैं सुपर पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, सुपर पेयर। चाहे डबल बॉन्ड का हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड का हो, उसको हम हमेशा सुपर पेयर बोलते हैं। इसलिए हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो ऐसा रिपल्सन की वजह से N4 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि आपका फास्फोरस है वो इजीली एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी के साथ एक और पॉइंट है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ से। वो पॉइंट यह है कि बेटा P2 जो है फास्फोरस, P2 फास्फोरस जो है सॉलिड फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट। ये कभी भी सॉलिड फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। बट बेटा P2 जो फॉर्म है वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाती है, वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखना, फास्फोरस जो है वो P2 फॉर्म के अंदर सॉलिड में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक्सप्लेन होता है बेटा MOT से, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इसी के साथ आपके ग्रुप 15 से रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से ग्रुप 16 का एग्जाम्पल करेंगे। तो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 में भी वही पहले की तरह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, O2 एग्जिस्ट इन गैस फेज एट रूम टेम्परेचर but S2 does not exist at room temperature। कहने का मतलब है बेटा O2 तो रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट S2 नहीं करता। उसका रीजन क्या है,
तो बिल्कुल वही पहले की तरह सिमिलर उसी की तरह होगा। सबसे पहले हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। आपको पता है ऑक्सीजन जो है उसके अंदर आपके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो आपका पी ऑर्बिटल है उसके अंदर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। आप सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेंगे, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन करेंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 1, इसमें 1। तो बेटा ये 2s का है और ये 2p का है। आप देखो पहला बॉन्ड यहाँ से बनेगा, तो आपको पता है फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, तो यहाँ पर एक सिग्मा बनेगा, वो भी कौन से 2p से। सेकेंड बॉन्ड यहाँ से बनेगा जो कि कौन सा होगा बेटा, पाई, तो यहाँ पर एक ही पाई है, और वो भी कौन सा 2py 2p पाई। अब आप देखो यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूं, और ये 2 क्या है बेटा, लोन पेयर है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा और 2 लोन पेयर है। तो ये ऑक्सीजन इस पर भी 2 लोन पेयर, इस पर भी 2 लोन पेयर, दोनों के बीच में 2 बॉन्ड होंगे जिसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। कहने का मतलब आपके पास यहाँ पर बेटा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या होगा इसका ऑर्बिटल डायग्राम? अगर मैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूं तो आप जरा देखिएगा, ये आपका पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, जिसमें 2 है, एक एक्स मान लो एक वाई मान लो, क्योंकि यहाँ से केवल 2 ही यूज हो रहे हैं, 2 पी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एक्स वाई मान लो या वाई जेड मान लो, कोई से भी 2। सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से लिया है, यहाँ से ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई, तो बेटा ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ से ये पाई बन गया और ये पाई बन गया। इसका मतलब एक सिग्मा हो गया और यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड हो गया। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको गैस क्यों बोला है? तो इसके गैस का कारण क्या है, तो देखेगा इसके गैस होने का रीजन है क्योंकि इसके अंदर भी ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा इसके अंदर वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए यह हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। अब बारी आती है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अगर मैं वीबीटी के अकॉर्डिंग देखता हूं तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है, 1 2 3 4 5 6 दोनों में इवन है। अगर इवन है तो बेटा ये कौन सी नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो ध्यान रखना बेटा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होता है, बट प्रैक्टिकली जब इसको पता किया गया, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो बेटा ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक होता है, और इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे एमओटी के अंदर कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। इसके बारे में हम किस पॉइंट में पढ़ेंगे बेटा, एमओटी के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2, जिसमें एक सिग्मा हो गया और एक आपका पाई हो गया। नेक्स्ट बात करूं मैं एटोमिसिटी की, तो बताओ बेटा यहाँ पर इसका एटोमिसिटी क्या होगा। तो आपको पता है ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, अर्थात 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो बेटा इसकी एटोमिसिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। अब आती है बात यहाँ से सल्फर के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं यहाँ से सल्फर के बारे में डिस्कस करता हूं। तो हम यहाँ से सल्फर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वही ऑक्सीजन के सिमिलर सल्फर होगा बेटा, ये सल्फर है, बट अब यहाँ पर 3s हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी भी अब की बार 3p वाला आएगा बेटा, जिसमें से एक में 2 होंगे, बाकी 2 में सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें पता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में केवल सिंगल आपके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो टेक पार्ट करते हैं। आप देखो यहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर अगेन दोबारा होगा आपका। आप बताओ यहाँ पर सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा, जो कि 3p के बीच में है। और बेटा सेकंड बॉन्ड ये बनेगा, ये सिग्मा, सेकंड ये बॉन्ड बनेगा जो पाई है, और ये आपका 3p पाई है। अब आपको पता है बेटा सल्फर का साइज ऑक्सीजन के कंपेयर में मोर है, तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग आपकी इफेक्टिव नहीं होगी, तो यहाँ पर भी वही रीजन लिखूंगा, ड्यू टू लार्जर इन साइज बड़ा होने की वजह से 3p साइड वेज ओवरलैपिंग नॉट इफेक्टिव, अर्थात ये साइड ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है, अर्थात हम ऐसे बोलेंगे नॉट पॉसिबल। अगर ये ओवरलैपिंग नहीं होगी और अगर हो भी जाएगी तो यहाँ पर आपको पता है क्या होगा, वीकेस्ट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये वीकेस्ट ऑलरेडी पाई बॉन्ड वीक होता है और उसमें भी वीकेस्ट है, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब हो गया एस डबल बॉन्ड एस डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात सल्फर सल्फर के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो एग्जिस्ट नहीं होता। तो बताओ फिर सल्फर के बीच में अगर ऐसा डबल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर क्या होगा बेटा? सल्फर यहाँ से डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में रहता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इट एग्जिस्ट विद सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना बेटा, ये केवल सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। कैसा होता है इसका शेप? तो इसका शेप होता है बेटा क्राउन शेप। आपका जो क्राउन आता है, शायद आप जानते होंगे, क्राउन शेप में होता है ये, सॉरी क्राउन शेप बनाता हूं मैं इसका। ये इस फॉर्म में होता है। तो ध्यान दे, इट एग्जिस्ट विद सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ, और कौन सी फॉर्म में होगा बेटा? एस एट की फॉर्म में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गया। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? ये होती है बेटा क्राउन स्ट्रक्चर होती है। आपका जो ताज स्ट्रक्चर होता है क्राउन स्ट्रक्चर, या रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं इसको, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और बेटा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, अर्थात इसको बोर्ड को प्लेन पर नहीं रख सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और हर सल्फर के पास में बेटा 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है, अर्थात यहाँ पर 2 लोन पेयर के साथ में 2 बॉन्ड पेयर है, और दोनों बॉन्ड पेयर किसकी फॉर्म में बेटा? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में। और अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। अब बात करते हैं यहाँ से इसकी एटोमेसिटी की। तो बेटा इसकी एटोमेटिसिटी का मतलब क्या हो गया? इसकी एटोमेटिसिटी का मतलब हो गया बेटा 8, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 मॉलिक्यूल ही कंबाइन होते हैं। तो अब हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने ऑक्सीजन के बारे में और सल्फर के बारे में डिस्कस कर लिया मल्टीपल बॉन्ड में। तो इसका कंक्लूजन क्या है? तो आप देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। बताओ इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? तो बेटा बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। बट अब बात आती है किसकी? बॉन्ड एनर्जी की। तो बताओ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपका स्मॉलर साइज है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। यहाँ पर आपकी जो ओवरलैपिंग है क्या है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। क्यों? क्योंकि स्मॉलर इन साइज है, जबकि वहां पर आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लार्जर इन साइज है। बेटा यहाँ पर लोन पे रिपल्सन कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोन पे रिपल्सन कंसिडर ओनली सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तभी लोन पे कंसिडर होता है, मल्टीपल बॉन्ड पर इसे कंसिडर नहीं करते। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट, ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट इन O8, अर्थात ऑक्सीजन O8 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। वाहिल जबकि अगर सल्फर की बात करूं तो सल्फर एग्जिस्ट इन एस एट सॉलिड वाई। अब आपको बताना है कि सल्फर OH2 की फॉर्म में नहीं, एसिड की फॉर्म में होता है, जबकि O2 की फॉर्म में होता है, O8 की फॉर्म में नहीं होता। ऐसा क्यों? तो अभी हमने कहा था कि जो ऑक्सीजन है वो आपका SO8 की फॉर्म में नहीं होगा बेटा। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। अर्थात ऑक्सीजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि अगर सल्फर की मैं बात करूं तो बेटा सल्फर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका रीजन क्या है? तो देखो, अगर सल्फर इस फॉर्म में होगा तो सल्फर के साथ सिग्मा बॉन्ड होंगे, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा। अगर सल्फर भी फॉर्म में होगा तो बेटा सल्फर के अंदर भी वही सिंगल बॉन्ड, या लोन पेयर या सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड होगा। अब आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी? इनके बॉन्ड लेंथ की पहले।
तो बताओ इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा इसका बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है ऑक्सीजन, जबकि आपका जो सल्फर है बेटा वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड एलिमेंट का जो साइज होता है बेटा वो आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट से मोर होता है। अब बारी आती है बॉन्ड लेंथ के बाद में बॉन्ड एनर्जी की। अब आप देखो जब हमने डबल बॉन्ड वाले में डिस्कस किया था तब इसकी बॉन्ड लेंथ कम थी बट इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा था डबल बॉन्डेड सिस्टम में। बट अब की बार बॉन्ड एनर्जी भी आपके बेटा सल्फर सल्फर वाले की ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ पे लोन पे रिपल्सन होगा। अब इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि बेटा आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट, ध्यान रखना सेकंड पीरियड के एलिमेंट और अगर सिंगल बॉन्डेड से जुड़े होते हैं तो वो स्मॉलर इन साइज होने की वजह से वहां पर लोन पे रिपल्सन होता है। जबकि आपको पता है लार्जर इन साइज है इसलिए यहाँ पे नो लोन पे रिपल्सन। तो बताओ अगर यहाँ पे लोन पे रिपल्सन नहीं होगा तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम होगा। जरा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्यों लगा। तो आप देखिएगा बेटा ओ डबल बॉन्ड ओ, ये ऑक्सीजन है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। जहां पर अगर एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन की बात करूं मैं तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यही ऑक्सीजन अब सिंगल बॉन्डेड बना रहा हूं बेटा मैं, ये आपके सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3 हो गया। कहने का मतलब यह है बेटा कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है इसके अंदर 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जबकि इस ऑक्सीजन के अंदर मैं बात करूं तो 1 2 3 4, यहाँ पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 लोन पेयर है और 2 बोन पेयर है बेटा। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बेटा आपके 2 लोन पेयर है और एक आपका क्या है बेटा? बोन पेयर है। अब आप देखो यहाँ पर मुझे इसको अरेंज करना है, तो अगर मैं इसको अरेंज करूंगा एक ऑक्सीजन को तो देखो बेटा ये ऑक्सीजन है, इसके साथ में ये बोन पेयर हो जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पर होगा और एक लोन पेयर यहाँ पे होगा। ऐसे इसको भी अरेंज करेंगे बेटा तो आप देखो ये ऑक्सीजन है, इस पर 2 बोन पेयर 2 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ऐसे होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? स्पेस कम होगा लोन पेयर के लिए। क्यों? वही बात है कि जैसे मान लो ये फिक्स एरिया है आपके पास, इस एरिया में एक बार तो आपको 4 को बिठाना है और इसी एरिया में एक बार 3 को बिठाना है, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा? लोन पेयर के लिए स्पेस कम है, जबकि यहाँ पे लोन पेयर के लिए स्पेस ज्यादा होगा, क्योंकि ये पूरा पोर्शन खाली है तो ये इजीली फैल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या पॉइंट लिखूंगा? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि यहाँ पर स्पेस मोर है जबकि यहाँ पर स्पेस क्या है बेटा? लेस है। तो यहाँ लिखूंगा मैं, देखिएगा क्या, लार्ज स्पेस अवेलेबल फॉर लोन पेयर के लिए, नो लोन पेयर रिपल्सन, इसलिए यहाँ पे कोई भी लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा तो यहाँ पर क्या होगा? स्मॉलर स्पेस होगा, स्मॉलर स्पेस अवेलेबल फॉर लोन पेयर के लिए, इसलिए बेटा यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगा। तो ध्यान रखना सिंगल बॉन्डेड के अंदर लार्ज स्पेस होने की वजह से, सॉरी डबल बॉन्डेड के अंदर लार्ज स्पेस होने की वजह से रिपल्सन नहीं होता, जबकि सिंगल बॉन्डेड में स्पेस कम होने की वजह से रिपल्सन होता है। या मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है बेटा, इस पर आपका ये लोन पेयर है, इस पर ये लोन पेयर है। आप देखो दोनों लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं ऊपर की तरफ बता देता हूँ, चलो यही बता देता हूँ। ओ है, अब देखो इसके बोन पेयर की वजह से लोन पेयर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर भी ये लोन पेयर ऐसे हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाएगी, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो बेटा यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा। इसलिए ऑक्सीजन कभी भी OH की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि सल्फर इजिली एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब बारी आती है यहाँ से एक स्पेशल नोट की। क्या है स्पेशल नोट? जरा देखिएगा। स्पेशल नोट वही है बेटा कि आपका H2 जो है सॉलिड, H2 सॉलिड फॉर्म में क्या करता है? डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड फॉर्म में। बट अगर H2 की मैं बात करूं किसके अंदर? वेपर में, तो बेटा वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसे भी हम कहां से एक्सप्लेन करेंगे? MOT से एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान रखना H2 सॉलिड फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट है, बट H2 वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका एक्सप्लेनेशन कहां से होता है? MOT से।
अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कुछ कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा ग्रुप नंबर 17। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रुप नंबर 17। आपको पता है बेटा ग्रुप नंबर 17 के अंदर भी आपके पास X2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जहां पर X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। ध्यान दें, सबसे पहला X, इसके पास यहाँ पर 3 लोन पेयर है और इसके पास भी यहाँ 3 लोन पेयर है। पहला बनेगा FF, दूसरा बनेगा Cl, तीसरा बनेगा बेटा Br, और नेक्स्ट बनेगा आयोडीन। आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, 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 सभी में बॉन्ड सिग्मा है। और बेटा यहाँ पर आपके पास ओवरलैपिंग हो रही है 2p, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है 3p, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है 4p, और यहाँ पर हो रही है बेटा 5p। आपको पता है बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ओवरलैपिंग क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, अर्थात ओवरलैपिंग का जो नेचर है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, स्मॉलर इन साइज मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग है बेटा। और यहां पर क्या बेटा, लार्जर इन साइज है, इसलिए बेटा लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो अगर हम यहां से बात करें सबसे पहला बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो बताइएगा बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो F2 से बड़ा Cl2 होगा, Cl2 से बड़ा Br2 और Br2 से बड़ा I2। अब बात आती है बेटा बॉन्ड एनर्जी की, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यही है कि फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन I2। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है बेटा। बट आपको पता है एक्सपेरिमेंटल जब पता किया गया तो ये ऑर्डर नहीं था। बट अगर मैं यहां से एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर की बात करूं, तो बेटा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर में Cl2, उसके बाद में Br2, उसके बाद में F2 और सबके लास्ट में I2 होता है। अर्थात अगर मैं बात करूं तो बेटा Cl2 की बॉन्ड एनर्जी है 243 किलो जूल पर मोल, आयोडीन की है बेटा 151, फ्लोरीन की है बेटा 155, और जो Br की बात करूं तो Br की है बेटा 192। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से तो लेस है, बट वो ब्रोमीन से भी लेस है, बट आयोडीन से ज्यादा है। अर्थात फ्लोरीन के अंदर क्या रीजन है, उसका रीजन देखिएगा आप लोग। ये हम लोगों ने पैरियोडिक टेबल में भी डिस्कस किया था। ये फ्लोरीन है, इसके पास ये लोन पेयर है, स्मॉलर इन साइज है बेटा, ये है स्मॉलर इन साइज। आप बताओ स्मॉलर इन साइज है तो यहाँ पर क्या होगा, मोर लोन पेयर रिपल्सन होगा, मोर लोन पेयर रिपल्सन होगा। और मोर लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी बेटा लेस होगा, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। बट अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के कंपेयर में लार्ज इन साइज होता है, इसलिए बेटा यहाँ पर रिपल्सन कम होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लार्जर इन साइज। ये आपका लार्जर इन साइज है, और लार्जर इन साइज होने की वजह से बेटा नो एलपी रिपल्सन। तो यहाँ पर आपका एलपी रिपल्सन नहीं है। तो बेटा केवल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट पर ही लोन पे रिपल्सन होगा। मैंने पहले भी कहा था कि बेटा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जब लोन पेयर होता है और सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए। लोन पे रिपल्सन केवल सेकेंड पीरियड एलिमेंट पे अप्लाई होता है, बाद पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इसका बॉन्ड एनर्जी कम हो गया, इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गया। बट फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम होना चाहिए था, लेकिन नहीं ऐसा होता बेटा। फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो आयोडीन से ज्यादा होता है और बाकी दोनों से कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में आपके कई बार आ चुका है, चाहे नीट हो चाहे IIT हो। ठीक है, इसी के साथ आपका ये ग्रुप नंबर 17 का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अभी हमने ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 के बारे में डिस्कस किया है। अब मैं यहाँ से एक ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से। तो कंक्लूजन क्या है, सबसे पहला
बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बॉन्ड एनर्जी कंक्लूजन में बेटा पहला आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है और एक में ले रहा हूं बेटा थर्ड पीरियड एलिमेंट। और यहां लिख रहा हूं बेटा कंसीडर फैक्टर, अर्थात उनके बीच में कंपेयर करने के लिए क्या फैक्टर हम कंसीडर करेंगे। सेकेंड पीरियड एलिमेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट में से पहला मैं ले रहा हूं बेटा ग्रुप नंबर 15। चलो ग्रुप नंबर 14 से ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 14 आपको पता है ग्रुप नंबर 14 में कार्बन है। कार्बन केवल सिंगल बॉन्डेड वाले के साथ, अभी ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है और यहाँ पर ये सिलिकॉन सिंगल बॉन्डेड के साथ है। बताओ अगर सिंगल बॉन्डेड वाले हैं तो यहाँ पे लोन पे रिपल्सन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर मेरा कंसिडर फैक्टर होगा साइज। और हमें पता है बेटा कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है और बेटा बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लॉन पे रिपल्सन होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो आप बताओ यहाँ पर साइज किसका ज्यादा है बेटा, सिलिकॉन का साइज इससे बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब ले रहा हूं मैं ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन, तो पहले तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूं, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन। ऐसे ही फास्फोरस के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूं। आपको पता है बेटा यहाँ पर कंसीडर फैक्टर क्या होगा, तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए लोन पे रिपल्सन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो कंसीडर फैक्टर है वो क्या होगा बेटा, साइज होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी हमारा कंसीडर फैक्टर साइज होगा। अगर साइज होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा क्योंकि स्मॉलर इन साइज है। इसी के अंदर ग्रुप नंबर 15 में अब सिंगल बॉन्डेड के साथ ले लेता हूं। आपको पता है जैसे सिंगल बॉन्डेड आएगा अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे रिपल्सन चालू हो जाएगा क्योंकि सेकंड पीरियड का और स्मॉलर इन साइज है, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास जो कंसीडर फैक्टर है वो है बेटा लोन पे रिपल्सन। अब आ जाइएगा ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में अगर मैं बात करूं तो पहले ले रहा हूं बेटा ऑक्सीजन, और वो भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। आपको पता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो यहाँ पर कोई रिपल्सन वाली कंडीशन नहीं होगी। अब यहाँ पर साइज ही कंसीडर होगा। आपको पता है ऑक्सीजन स्मॉलर इन साइज है तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर कंसीडर फैक्टर साइज है। अब बारी आती है नेक्स्ट, इसी के अंदर अब सिंगल बॉन्डेड ले रहा हूं मैं। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये लो। और यहाँ पर भी हम सिलिकॉन सल्फर ले रहे हैं, वो भी सिंगल बॉन्डेड सल्फर, ये सिंगल बॉन्डेड सल्फर है। आपको पता है जैसे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा लोन पे रिपल्सन चालू हो जाएगा और लोन पे रिपल्सन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर बेटा सल्फर का बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। अब आ जाएगा ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में मैं बात करूं तो यहाँ फ्लोरीन है क्योंकि ग्रुप 17 के एलिमेंट केवल आपके सिंगल बॉन्डेड ही है। और यहाँ ले रहा हूं मैं क्लोरीन आपको पता है बेटा क्लोरीन लार्जर इन साइज है, सिंगल बॉन्डेड है, तो लोन पे रिपल्सन तो यहाँ भी कंसिडर ही होगा। तो यहाँ पर भी आपका लोन पे रिपल्सन है और इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी इसके कंपेयर में क्या होगा, मोर होगा। तो ये आपका जो है बेटा बॉन्ड एनर्जी का कंक्लूजन है, एक ही एलिमेंट में मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ। तो अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन में यही है मेरे पास। अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन की बात करूं तो बेटा कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड है उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, जो कि आपके पास 347 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद में अगर बात करूं तो बेटा किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। उसके बाद में आपके पास नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड वाले का होगा। उसके बाद में बेटा किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का, इसकी वैल्यू बेटा 159 है। उसके बाद में ऑक्सीजन का होना चाहिए बट ऑक्सीजन का नहीं होगा बेटा पहले होगा फ्लोरीन का। ये एक आपका एक्सेप्शनल केस भी है, ये आपका एक क्या है बेटा, एक्सेप्शनल केस भी है। फिर किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। और उसके बाद में बेटा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन का सबसे बाद में होगा। ये एक एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन का कम होना चाहिए था और ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा। फ्लोरीन का 155 है और ऑक्सीजन का 138 है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है अकॉर्डिंग टू डाटा। बेटा ये डाटा के अकॉर्डिंग है, ध्यान दें आप लोग। मैंने एक ऑर्डर पहले लिखवाया था, उसमें ऑक्सीजन को पहले लिखवा दिया था, आप उसे सही कर लें। ऑक्सीजन का बाद में होगा, फ्लोरीन का पहले होगा। हालांकि वैसे रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पहले आना चाहिए, फ्लोरीन बाद में आना चाहिए, बट इसके जो डाटा बेस है, वैल्यू है, उसके हिसाब से ऑक्सीजन बाद में आएगा, फ्लोरीन पहले आएगा।
तो आपके पास जो पहले वाला ऑर्डर है उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से आगे मल्टीपल बॉन्ड के अंदर ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर के बारे में, तो बॉन्ड एनर्जी इन मल्टीपल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो देखो सबसे पहले तो साइज वाला पैरामीटर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये साइज है बेटा। सबसे छोटा साइज किसका होता है? कार्बन का। सबसे छोटा साइज सबसे बड़ा साइज है कार्बन का, फिर है नाइट्रोजन का, फिर है ऑक्सीजन का, और सबसे छोटा है फ्लोरीन का। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है बेटा? कम होता जाता है। और अगर बॉन्ड के हिसाब से बात करें तो बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी पहले ट्रिपल की होगी, फिर डबल की होगी, उसके बाद में सिंगल की होगी। अब आप देखो ये साइज का है और ये बॉन्ड के हिसाब से एनर्जी का है। अब इसको हम ओवरऑल कंक्लूजन में लिखते हैं। तो बेटा देखो कार्बन जो है वो सबसे पहले आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड में। तो सबसे पहले आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जिसका बॉन्ड एनर्जी लगभग 1070 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद में बेटा आपका नाइट्रोजन आएगा, इसकी है 946। देखो कैसे कंपेयर करना है, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पहले आप कार्बन को रखो और कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड पर पीछे से, क्लोरीन तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर कौन बनाएगा? नाइट्रोजन, और उसके बाद कौन बनाएगा? कार्बन। ठीक है। और अब डबल बॉन्ड में बात करूं तो डबल बॉन्ड में भी ये सिस्टम लगेगा। डबल बॉन्ड में देखो पहले कार्बन के साथ कौन आएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि इसका साइज छोटा है, कार्बन का साइज बड़ा है। तो इसमें दोनों, अगर मैं कार्बन पहले लेता हूं तो दोनों बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे। तो उसके बाद में ऑक्सीजन के बाद में कौन आएगा? नाइट्रोजन, और उसके बाद में कौन आएगा? कार्बन। कहने का मतलब यह है कि बेटा आपका कार्बन तो फिक्स है। अब कार्बन के साथ में कौन सा एलिमेंट लेंगे? तो आप देखो डाउन जाने पर साइज बढ़ रहा है, और आपको पता है साइज बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो इसका मतलब हम कार्बन के साथ पहले छोटा लेंगे, उसके बाद में कौन सा लेंगे? बड़े वाले साइज वाले को लेंगे। तो पहला कार्बन लिया है मैंने, उसके बाद में नाइट्रोजन लिया है, या पहले कार्बन नहीं है, मिस्टेक कर दी मैंने। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन को लेंगे कार्बन के साथ में। तो पहला आपका कार्बन ऑक्सीजन हो गया, जिसका 170 हो गया। इसके बीच में एक्सेप्शनल आ गया नाइट्रोजन का। उसके बाद में क्या आएगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आएगा। उसके बाद में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आएगा। उसके बाद में डबल बॉन्ड में, तो पहले डबल बॉन्ड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। उसके बाद में बेटा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आएगा। उसके बाद में बेटा क्या आएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा। उसके बाद में बेटा अब आपका क्या बच गया? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर मैं बात करूं तो पहले आपका कौन सा आएगा? ऑक्सीजन वाला। तो फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा, और उसके बाद में बेटा सबसे लास्ट में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आएगा। तो क्या ऑर्डर है, एक बार आपको दोबारा समझा दूं। बेटा साइज के हिसाब से कार्बन बड़ा है, ऑक्सीजन छोटा है, और बॉन्ड के हिसाब से ट्रिपल डबल सिंगल। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि पहले ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा, उसके बाद में डबल बॉन्ड वाला आएगा। तो पहले ट्रिपल बॉन्ड, बाद में डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन के साथ पहले क्या लेंगे? तो कार्बन तो फिक्स हो गया। अब कार्बन के साथ में हम क्या लेंगे? छोटा साइज वाला लेंगे। तो कार्बन के साथ में छोटा साइज किसका है? ऑक्सीजन का। तो देखो पहले CO आया, कार्बन ऑक्सीजन, बीच में एक्सेप्शन है, फिर आया कार्बन नाइट्रोजन, फिर आया कार्बन कार्बन। अब डबल बॉन्ड में भी पहले कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन नाइट्रोजन, फिर कार्बन कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तो हो गया बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इन मल्टीपल बॉन्ड में। अब आता है बॉन्ड एनर्जी इन सिंगल बॉन्ड में। बॉन्ड एनर्जी इन सिंगल बॉन्डेड एटम में, अगर आपके पास सिंगल बॉन्डेड एटम है तो उनके अंदर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा सिंगल बॉन्डेड एटम के अंदर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो है वो हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्डेड जो बॉन्ड एनर्जी है उसके अंदर लोन पेयर रिपल्सन भी होता है और साइज भी होता है, दोनों ही पैरामीटर कंसिडर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगी बेटा वो हाइड्रोजन की होगी। हाइड्रोजन सबसे पहले आएगा। उसके बाद में बेटा कार्बन आएगा। उसके बाद में बात करूं तो बेटा क्लोरीन आएगा। और क्लोरीन के बाद में बात करें तो बेटा सल्फर और फास्फोरस, इन दोनों का बॉन्ड एनर्जी सेम है, 213 किलो जूल। तो पहले हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद सल्फर है,
उसके बाद फास्फोरस 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 के बाद में आएगा बेटा ब्रोमीन ब्रोमीन। उसके बाद में आएगा बेटा सिलिकन। सिलिकन के बाद में आपकी बारी आती है बेटा नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन के बाद में बात करूं बेटा तो अब आएगी बारी फ्लोरीन की। अभी हमने कहा भी था कि फ्लोरीन जो सिंगल बॉन्डेड है उसका ऑक्सीजन से पहले आता है। उसके बाद में बारी आएगी बेटा आयोडीन की, और आयोडीन के बाद में आएगा ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्डेड है उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्डेड है उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। इसी के साथ आपका ये बॉन्ड एनर्जी का कंक्लूजन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश की है ताकि आप लोगों को हर पॉइंट क्लियर हो। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोगों की स्टडी आगे कंटिन्यू चलती रहे।